हम लोग का चैप्टर नंबर 8 है परिवहन एवं संचार। जो हम लोग का ये चैप्टर है इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, स्वेज नहर और पनामा नहर। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यही 4 क्वेश्चन को पूछा जाता है। ऐसे ज्यादातर ऐसा नहीं है कि भाई सड़क मार्ग के लाभ बताइए, हानियां बताइए, बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल इसमें से 1-2 क्वेश्चन आता ही है बोर्ड एग्जाम। तो आज ये वीडियो में हम लोग जो है चारों क्वेश्चन को एक बार एक साथ पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ना, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। साइबेरिया मतलब कि संयुक्त सोवियत संघ, रूस वाला क्षेत्र। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण 1916 में हुआ था। 1916 में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। और ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये रूस की राजधानी मॉस्को है ना, सोवियत संघ का मतलब रूस का वो जो मानचित्र है उसको देखना। एक छोर पर तुम लोग को जो है यूरोप तरफ एकदम आखिरी में मॉस्को दिखेगा, तो दूसरे छोर में एकदम आखिरी में तुम लोग को दिखेगा व्लादिवोस्तोक। तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस की राजधानी मॉस्को से लेकर रूस का जो अगला जो किनारा है व्लादिवोस्तोक तक फैला हुआ है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण 1916 में हुआ था। ये रूस की राजधानी मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक फैला है ना, मतलब रूस की राजधानी मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। कहने का मतलब साइबेरिया को पूरा पूरा ये पार करता है, इस कारण इसको पार साइबेरियन रेल मार्ग या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 9332 किलोमीटर है। ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब भाई ये जब मॉस्को से निकलता है और व्लादिवोस्तोक पहुंचता है तो इसके बीच में कौन कौन सी जगह आती है? तो कुछ जगह है ना, बुक से देख करके चाहो तो याद कर सकते हो, पर चाहो तो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो साइबेरिया है एक निर्जन क्षेत्र है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। अभी देखो जैसे हम लोग देखेंगे ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, तो बहुत सारे जगहों के बारे में बात करेंगे कि ये जो ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग जब निकलता है तो बीच में कौन कौन सा शहर पड़ता है, क्योंकि ये जगह इंपॉर्टेंट है। और ये साइबेरिया का जगह है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है, निर्जन क्षेत्र है, तो उसके बीच में कुछ जगह शहरों के नाम याद कर सकते हो, लेकिन वो जरूरी नहीं है। बस इतना चीज याद रखना, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये रूस में है और रूस के एक किनारे मॉस्को को दूसरे किनारे व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 9332 किलोमीटर है और ये विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है, ये याद रखना। दूसरा हम देखते हैं ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग। तो ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग जो है हम लोग का, इसका निर्माण हुआ था 1886 में। ठीक है, याद रखना 1886 में जो है ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। अब ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, कनाडा का नक्शा देखना। जब हम इस प्रकार से जब हम कनाडा का नक्शा को देखते हैं, मान लेते हैं ये कनाडा है, तो इस तरफ एक जगह है हमारा ना, अटलांटिक महासागर तरफ, इस तरफ एक जगह है जिसको बोलते हैं सेंट जॉन, और वहीं पास में एक और जगह है जिसको बोलते हैं हेलिफैक्स। तो सेंट जॉन और हेलिफैक्स से होकर के निकलता है और पूरे कनाडा को ये पार करता है। इस कारण इसको पार कैनेडियन रेल मार्ग या कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग या ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, ये तीनों नामों से इसको जाना जाता है। तो ये जो है सेंट जॉन और हेलिफैक्स से ये स्टार्ट होता है ये रेल मार्ग, और लास्ट में यहाँ पर प्रशांत महासागर के किनारे में यहाँ पर मिलेगा वैंकूवर तक जाता है। तो ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग का निर्माण 1886 में हुआ था। ये सेंट जॉन और हेलिफैक्स से निकलता है और ये 7050 किलोमीटर है ना, 70-50 याद रखना, 7050 किलोमीटर का दूरी तय करके ये एकदम पश्चिमी छोर, कनाडा के एकदम पश्चिमी छोर प्रशांत महासागर के किनारे ये जो है वैंकूवर को जोड़ता है। किसको? हेलिफैक्स और सेंट जॉन को वैंकूवर से जोड़ता है और पूरा कनाडा को बीच से ये क्या करता है, पार करता है। अब जब ये सेंट जॉन और हेलिफैक्स से निकलता है तो बीच में कुछ प्रमुख स्थल को ये क्या करता है, क्रॉस करता है, तो उसके बारे में भी जानकारी होना हमें बहुत जरूरी है। तो जब ये सेंट जॉन और हेलिफैक्स से निकलता है तो सबसे पहले ये ओटावा नदी के किनारे किनारे होते हुए चलता है और ये ओटावा शहर पहुंचता है जो कि राजधानी है। ठीक है, फिर ये जब आगे निकलता है तो ये पहुंचता है कहां पर? ह्यूरन झील के पास, और ह्यूरन झील के पास एक शहर है सिडबरी, और यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा खदान है। फिर ये आगे बढ़ता है हमारा ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग और ये पहुंचता है तीसरे
नंबर पर। पहले ये ओटावा पहुंचा, फिर सिडबरी पहुंचा, अब ये फिर आगे बढ़ा और ये कहाँ पर पहुंचता है, विनिपेग। विनिपेग जैसे कि 11वीं कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि स्टेपी घास के मैदान पूरे मंगोलिया में फैला हुआ है, बहुत बड़ा घास का मैदान है। वैसे एक बहुत बड़ा घास का मैदान कहाँ पर है, उत्तर अमेरिका में भी है, इसको प्रेरी घास का मैदान बोलते हैं। तो ये आगे बढ़ता है हमारा ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग और कहाँ पहुंचता है, विनिपेग में, जो कि क्या है, प्रेरी घास के मैदान वाला इलाका है। और विश्व के गेहूं उत्पादक, विश्व के सबसे बड़े गेहूं उत्पादकों में भी ये शामिल है। विनिपेग क्या है, विश्व के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक क्षेत्र में शामिल है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, चाइना में। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है चाइना में। दूसरे नंबर पर है भारत। वैसे जितने भी शहर हैं जहाँ पर क्या होता है, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, उसमें ये प्रेरी घास का मैदान वाला विनिपेग का क्षेत्र भी शामिल है। तो तीसरे नंबर पर ये पहुंचता है विनिपेग, जो कि प्रेरी घास का मैदान है, साथ में ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र भी है। फिर ये आगे बढ़ करके पहुंचता है कहाँ पर, कैलगरी। कैलगरी कहाँ पर है, रॉकी पर्वत के नीचे है कैलगरी, है ना, जो रॉकी पर्वत है उसके निचले क्षेत्र में ये कैलगरी है। ये लास्ट इसका क्या होता है, स्टेज होता है। इसके बाद रॉकी पर्वत के किनारे से होते हुए लास्ट में वैंकूवर पहुंच जाता है, जो कि क्या है, प्रशांत महासागर के किनारे है। इसके बाद ये जो है रेल मार्ग खत्म हो जाता है। कुल लंबाई इसकी कितनी है, 70-50 है ना। और यहाँ पर कितना है, 9332 है ना, 9332। इसकी कुल लंबाई है 933 किलोमीटर और इसका लंबाई है 70-50 किलोमीटर। तो ये है हमारा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग एकदम मोस्ट जो इम्पोर्टेंट लाइन है, ये मैं बता दिया हूँ। मतलब जब आंसर मेकिंग करते हो तो ये लाइन तो होनी चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं सुएज नहर के बारे में। तो सुएज नहर का निर्माण 1859 में चालू हुआ था, 1869 में खत्म हुआ था, 10 साल लगा था। दोनों के एक बार तुलनात्मक देख लेते हैं, क्योंकि कई बार इसमें अंतर भी पूछ देता है। वहीं अगर हम पनामा नहर की बात करें तो पनामा नहर का निर्माण 1904 से 1914 में चालू हुआ था, है ना। 1914 द्वितीय विश्व युद्ध का समय याद आ रहा होगा, ठीक है। तो सुएज नहर का निर्माण 1859 से 1869, पनामा नहर का निर्माण 1904 से 1914, 10 साल इसको भी लगा बनने में, लगभग 10 साल इसको भी लगा। आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए नक्शा है, ये ऊपर तरफ एशिया दिख रहा होगा, नीचे तरफ अफ्रीका दिख रहा होगा, ये बीच में है सुएज नहर, बीच में सुएज नहर है, ठीक है। तो ये हमारा जो सुएज नहर है, ये देखो एशिया और अफ्रीका को क्या करता है, दो अलग अलग भागों में बांटता है ना। यही क्या है, एक लाइन है जो क्या करता है, एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। तो सुएज नहर किसे अलग करता है, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को सुएज नहर अलग करता है। और इस तरफ देखोगे सुएज नहर के तो भूमध्य सागर है, और इस तरफ देखोगे सुएज नहर के तो नीचे जो है लाल सागर है। यहाँ पर फारस की खाड़ी है, ये अलग जगह है, इसको छोड़ दो। सुएज नहर इस तरफ आता है, नीचे की तरफ लाल सागर है ना। तो ये लाल सागर है, तो किसे जोड़ता है सुएज नहर, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। और किसे अलग करता है, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है, ठीक है। अब हम लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। तो सुएज नहर की लंबाई, अच्छा इधर देख लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं हम। यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका है ना, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर है हमारा पनामा नहर। तो पनामा नहर जो है हमारा उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करता है। पनामा नहर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। और इस तरफ देखोगे तो है प्रशांत महासागर, इस तरफ देखोगे तो है अटलांटिक महासागर। मतलब पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो जलीय क्षेत्र को जोड़ेगा और थलीय क्षेत्र को अलग करेगा। तो यहाँ पर देखें तो एशिया अफ्रीका को अलग करता है, यहाँ देखें तो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका का अलग करता है। वहीं यहाँ देखें सुएज नहर में तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। वहीं पनामा नहर में देखें प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। अब हम इसमें लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। इसका जो लंबाई है 193 किलोमीटर है, लेकिन इसका लंबाई जो है वो 82 किलोमीटर है। चौड़ाई देख लेते हैं, इसकी चौड़ाई 77.5 मीटर है और इसकी चौड़ाई 90 मीटर है। चौड़ाई मीटर में और लंबाई किलोमीटर में। तो लंबाई है 193 किलोमीटर, चौड़ाई है 77.5 मीटर। वहीं इसकी लंबाई है 82 किलोमीटर और चौड़ाई है 90 मीटर। बहुत आसान है। तो ये जितना भी मैं बताया हूँ, इस 4 क्वेश्चन के सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आंसर मेकिंग कर रहे हो अगर बोर्ड एग्जाम में, तो ये 4 चीज तो बिल्कुल बता, ये जितना जितना इसके अंदर में मैं बताया हूँ तो बता रही हूँ। इसके अलावा कुछ अपने तरफ से और जोड़ सकते हो, वो एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, ठीक है।
एक बार देखते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण 1916 में हुआ था। ये रूस की राजधानी मॉस्को को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है ना। ये जो मॉस्को है रूस का एकदम पश्चिमी छोर है, और व्लादिवोस्टोक जो है ये रूस का एकदम पूर्वी छोर है। तो ये पश्चिमी छोर को पूर्वी छोर से जोड़ती है। कुल लंबाई है 933 किलोमीटर, 933 किलोमीटर। ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग या पार कैनेडियन रेल मार्ग या कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग इसको हम लोग बोलते हैं, इसका निर्माण 1886 में हुआ था। ये जो है सेंट जॉन और हैलिफैक्स को वैंकूवर से जोड़ती है। कुल लंबाई है 70-50 किलोमीटर। इसके मध्य में 4 प्रमुख क्षेत्र आते हैं। पहली ओटावा नदी के किनारे से होती हुई ओटावा शहर पहुंचती है, जो कि राजधानी है ना। फिर ये ह्यूरन झील के पास पहुंचती है, जो कि जिसके पास क्या है, सिडबरी नाम का शहर है, जहां पर बहुत बड़ा खदान है। फिर ये विनिपेग शहर में पहुंचती है, जहां पर क्या है, प्रेरी घास के मैदान है और ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। फिर ये कैलवरी पहुंचती है, जो रॉकी पर्वत के नीचे बसा हुआ एक शहर है। फिर लास्ट में ये चली जाती है वैंकूवर। स्वेज नहर, इसका निर्माण 1859 में स्टार्ट हुआ था और 1869 में इसका निर्माण समाप्त हुआ था। ये एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। लंबाई 193 किलोमीटर, चौड़ाई 77.5 किलोमीटर। पनामा नहर, इसका निर्माण 1904 में चालू हुआ था, 1914 में ये कंप्लीट हो गया था। ये नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है और प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। लंबाई है 82 किलोमीटर और चौड़ाई है 90 मीटर। ठीक है, मीटर, चौड़ाई मीटर में होगा, लंबाई किलोमीटर।